अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 का सब टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या बताता है कि जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कोई भी स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करते हैं, कितना भी हो वो स्ट्रेस, वो डिपेंड कर रहा होता है चेंज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है हमने जो जितना भी स्ट्रेस अप्लाई किया होता है। जैसे कोई बॉडी है, अगर हमने उस पर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस अप्लाई किया है तो हो सकता है कि वो डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग कितने उस पर स्ट्रेस को लगा रहे होते हैं। अब स्ट्रेस जो है वो चेंज लेके आ सकता है, लेंथ में भी, वॉल्यूम में भी एंड शेप में भी, वो किसी तरह का भी जो है वो चेंज हो सकता है। और जो इनका कंपैरिजन होता है उसको हमने नाम दिया था स्ट्रेन का। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा उसमें चेंज भी आ सकता है। तो मतलब स्ट्रेन जो है और स्ट्रेस वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होगा, यानी कंपैरिजन होगा बिटवीन द ओरिजिनल एंड डिफॉर्मिंग लेंथ कह सकते हैं, वॉल्यूम, शेप, जो भी। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेस है अगर डायरेक्टली के जो प्रोपोर्शनलिटी है उसके साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इक्वल एंड कांस्टेंट कोई टर्म आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और स्ट्रेन के साथ स्ट्रेन इधर आकर डिवाइड, यानी कांस्टेंट टर्म स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाती है। अब इसका जो बेसिक पर्पस है, बेसिक जो इसकी एक एप्लीकेशन है या लिमिट हम कह सकते हैं, और जिसमें बहुत समझने की चीज़ है वो इसकी है लिमिट्स में। देखें, अगर हम लोग किसी भी चीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। तो जो चीज़ हम लोग देखिए, लिमिट एक हर चीज़ की एक लिमिट है। अगर ये पेंसिल है, मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, मैं इस पर इतना स्ट्रेस लगाऊंगी कि ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो इसकी कोई ना कोई लिमिट तो होगी। अब एक जो है स्प्रिंग है, उसको मैं खींचना चाहूँ, उसकी कोई ना कोई इसकी लिमिट जो है वो होगी। और अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस कर दूंगी तो वो क्या होगा कि वो चीज़ परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। एक होता है डिफॉर्म होना और एक होता है परमानेंटली डिफॉर्म होना। डिफॉर्म होना यानी अगर मैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ, एक रबर बैंड है, मैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया है, वो दोबारा अपनी उसी हालत में वापस आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब मैं कहूँगी ये डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, लेकिन एक होता है परमानेंटली डिफॉर्म। वो क्या मतलब कि मैं उस पर अप्लाई तो की है मैंने स्ट्रेस, और मैंने इतना ज़्यादा अप्लाई कर दिया है कि वो रबर जो है वो टूट गई है। मतलब दोबारा अगर मैं स्ट्रेस अब हटा भी दूं तो वो दोबारा अपनी उसी वाली शेप में नहीं आ सकता। तो इसको हम कहते हैं ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है। वो लेंथ में भी हो सकती है, वो वॉल्यूम में भी हो सकती है, और वो शेप में भी हो सकता है। और इसी लिमिट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का। आफ्टर क्रॉसिंग दिस लिमिट, इस लिमिट से हम एक भी पॉइंट आगे जाएंगे तो मतलब हमारा जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगा, वो डिफॉर्म, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। अगर हम इस पर दोबारा जो हमारा स्ट्रेस है वो हटा भी दें तो हमारा बॉडी दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। जैसे ग्राफ का आप देख सकते हैं, देखिए ये एक्सटेंशन, यहाँ पे हम लोग खिंचाव इसमें पैदा कर सकते हैं, और ये फोर्स हम कितनी फोर्स लगा सकते हैं। देखिए एक बहुत एक पाथ तक ये एक इस तरह से था, एक लिमिट तक कि जहाँ पे ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हमने इसको लिमिट को क्रॉस किया और बॉडी हमारा क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। इसको हम नाम दे सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट का, कि वो पॉइंट जहाँ पर आके उसकी सारी लिमिट्स यानी उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसी नाम को हम उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का। जैसे यहाँ पे है, इट इज़ अ लिमिट व्हेन विच a body recover its original length, volume or shape after the deforming force is removed. When the stress cross this limit, जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, called the elastic limit, और इसको हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट का। A body is permanently deformed, इस लिमिट में क्या होगा, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, एंड अनएबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट, कि वो अपनी दोबारा असल हालत में वापस नहीं आएगा। आफ्टर क्रॉस स्ट्रेस इज रिमूव, अगर हम स्ट्रेस रिमूव भी कर दें तब भी वो दोबारा अपनी इस कंडीशन में नहीं आ सकता। यही हमें बताता है हुक्स लॉ कि स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी by the stress applied to it is directly proportional to the stress within elastic limit. Elastic limit के अंदर अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हुक्स लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।